ओके स्टूडेंट्स गेट कनेक्टेड। सो आज हम करने वाले हैं बीकॉम का सॉल्यूशन। जो बीकॉम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन विद आंसर कीज और विद एक्सप्लेनेशंस। सो keep tuned for 45 minutes. We will try to complete the solution for the question paper. Okay, so let's start from the अकाउंट्स पार्ट। सबसे पहले हम अकाउंट्स पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। ये आपका इंग्लिश का है और वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, कम ऑन। So our questions of economics started from this is a question paper that we have today. So हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो आपका होता है 21 से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो पहला क्वेश्चन है कि when full amount is due on any call but not received, then shortfall is debited to। जब कोई पैसा आपके पास में आता नहीं है, आपने माना कि शेयर्स पे 10 रुपये है, ठीक, ये कॉल्स में आपने फर्दर डिवाइड कर रखा है 2, 3, 5 इस तरह से, ठीक है। इस मान लेते हैं ये वाली कॉल का पैसा नहीं आया, तो इस कॉल के पैसे को हम कहाँ डेबिट करेंगे? तो इट विल बी डेबिटेड इनटू इट कॉल्स इन एरियर, ठीक। जब हम एंट्री पास करते हैं, जब पैसा रिसीव करते हैं, तो उसमें हम पास कैसे करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, ये करते हैं। सो आंसर आपका ये रहेगा बी। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग। सो दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो एक और चीज़, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कुछ होती नहीं है। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम कॉस्ट असरटेन करते हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को देखते हैं कि हाउ द मैनेजमेंट इज डूइंग, इज इट एफिशिएंट वे और नॉट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट आर फाइनेंशियल इन नेचर। ओके, सो ये आपका हो गया ये आंसर। दैन 23 जो आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपने 11th में पढ़ा होगा जब बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन of the company. So this is known as position statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सेपरेट अकाउंट सेपरेट स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, these are the irrelevant options according to the question. So this is A, answer A. Then we have 24th question, that is gross profit. आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? So student, you might be remembering in 11th क्लास हम P&L अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो P&L अकाउंट में जो हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, एक आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से ही हमको असरटेन होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं? आपकी सेल्स क्रेडिट साइड होती हैं, बाकी जो डेबिट साइड होती हैं ये आपकी क्रेडिट साइड है। बाकी डेबिट साइड में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका कॉस्ट। जब आप सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। सो द फॉर्मूला विल बी नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, अगर ये ऑप्शन देंगे नेट प्रॉफिट, नेट सेल माइनस नेट प्रॉफिट, दैट इज इनकरेक्ट। नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, बट इसका भी फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ठीक। सो द ऑप्शन वुड बी सी फॉर 24th क्वेश्चन। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें आपको लिक्विडिटी ऑर्डर में इन सबको अरेंज करना था। तो सबसे मोस्ट लिक्विड कौन सा होता है? कैश। तो पहला ऑप्शन आपका कैश हो जाएगा। तो यही पकड़ लो आंसर, कैश यही है, बाकी में नहीं है, तो बी ऑप्शन है।
बाकी एक्सप्लेन कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल में थोड़ा टाइम लगता है, देन वो लिक्विडेट होता है। देन डेटर, डेटर इससे ज़्यादा टाइम लेता है, फिर इट कैन बी लिक्विडेटेड। सो लिक्विडिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लैंड में, फिर उससे कम डेटर में, और बिल रिसीवेबल में कैश इज द लिक्विड। ओके, सो इसका आंसर बी रहने वाला है। सो 26 क्वेश्चन अगर देखा जाए, मैनेजर कमीशन एज पर परसेंटेज नेट प्रॉफिट बिफोर, सो वी हैव बिफोर, तो बिफोर में आपका फॉर्मूला क्या होता है कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट, मतलब जो भी आपके पास प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, 100। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी 100। अगर मैं बात करूँ 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग और कमीशन, ये तब होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर ए सही होने वाला है। ओके, देन वी हैव पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, 12th का है ये आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जब हम क्लास लिए हैं तो सारे क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल है, मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन पेपर में देखा गया सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सब मैं कराया हूँ बच्चों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है 28th क्वेश्चन। 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपीज हैज बीन कॉल्ड अप एंड 6 इज बीइंग पेड एंड फॉरफिटेड। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा। तो हमने ये पढ़ा है जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है वो आपका शेयर का पैसा, शेयर अमाउंट दैट इज बीइंग कॉल्ड अप, दैट इज बीइंग कॉल्ड अप। अब अमाउंट कितना कॉल्ड अप हुआ है, अमाउंट कॉल्ड अप हुआ है 8, सो इतने ही रुपए से ये डेबिट हो जाएगा, तो आंसर 8। ओके, सो 10, 10 कौन सा है, 10 आपका इशूड प्राइस है, और 6 क्या है, ये फॉरफिटेड अमाउंट है। और अगर पूछा जाए यहाँ पे इस शेयर कैपिटल की जगह में, अगर शेयर कैपिटल ना हो या इसकी जगह में हो, फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 6। ओके, सो क्वेश्चन में लेकिन ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या गया है शेयर कैपिटल में कितना होगा। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। सो इन द एब्सेंस ऑफ, हाँ ये आपका किससे है, ये आपका पार्टनरशिप डीड से, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इट विल बी 6% पर एनम। ओके, नाउ कैलकुलेटिंग, यस दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। अब रेगुलर बेसिस का सवाल था ये, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है तो हम कर लेते हैं कि 1000 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ निकालना है, 6% इंटरेस्ट रेट है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, तो IOD आपकी हो जाएगी, देखते हैं, देखो टोटल अमाउंट विड्रॉन डिवाइड बाय टोटल अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 12, इस तरह से निकालना रेट, जस्ट अ सेकेंड, रेट अपॉन 12, ठीक, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड और अपॉन 12। तो अब इसका एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे, एवरेज पीरियड के लिए क्या है कि हर एक महीने के लास्ट में करता है, तो पहले महीने में करेगा तो लास्ट में 31st में करेगा तो बच जाएंगे 11 महीने, और लास्ट के मंथ में लास्ट में करेगा तो बच जाएंगे 0, तो टोटल महीने हो गए आपके 11 डिवाइड बाय 2 एवरेज पीरियड आ जाएगा, जिसका आएगा 5.5, ये आपका 5.5 आ गया, ठीक है, मंथ है, रेट इसमें ही दे रखा 6%, और टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 12000, तो आप कर लीजिए 12000 मल्टीप्लाई बाय आपका रेट 6% मल्टीप्लाई बाय 5.5 अपॉन 12, ठीक है, 12 से 12 गया, 2 से 2 जीरो गई, ठीक है,
और ये एक ज़ीरो यहाँ बची है, तो इसको आप इधर कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पॉइंट। तो 6 5 या 30, 6 5 30, 330, तो आंसर ए। ओके, थोड़े कैलकुलेशन थी, 1 मिनट में हो जाता सवाल। नाउ 31। सो फार वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। तो ये आपका 11th क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी पार्ट। Capital is a part of authorized capital company which has actually been offered for public. That is issued capital. That is issued capital. Okay. Okay. Then ideal ratio for current ratio, that is 2:1. And what is the ideal ratio for quick ratio? It is 1:1. Formula क्या होता है current ratio का? Current assets upon current liabilities. Okay. ये आपका फॉर्मूला है। और ऐसे ही क्विक रेशो का क्विक एसेट्स अपॉन क्विक करंट लायबिलिटीज। ओके, नाउ 33 क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर नेट वर्किंग कैपिटल। दिस इज, बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया होगा, माइट भी। एक बच्चे से पूछा भी था, बच्चे ने कहा भी था सर सिली मिस्टेक्स, और बहुत से बच्चों ने सिली मिस्टेक्स की भी हैं। So what is the correct option here? We have current assets minus current liabilities, that is known as net working capital. Where it is? C, current assets minus current liability। और जो बच्चे ने मुझसे पूछा था उसने डी ऑप्शन कर दिया था, just because of confusion, लेकिन गलत है। Then we have, अब ये आती हैं which among the following will fall under operating flows। So we are talking about cash flow statements। So cash flow में हम कैश से ही रिगार्डिंग बात करते हैं। तो आपका ऑपरेटिंग रिलेटेड आपका ये सेल्स, यहाँ पे सेल्स है, यहाँ से लिखनी क्रेडिट है, तो ये ऑप्शन गलत है। आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये आपके किससे हैं? ये आपके किससे हैं? फाइनेंसिंग से, इशू ऑफ शेयर्स, वेंचर्स, ये फाइनेंसिंग फ्लो है। Then we have 35 question, forfeiture of shares result in the reduction of। अब देखो, forfeiture of shares मतलब cancellation of shares। जब cancellation of shares होगा तो क्या चीज reduce होगी? paid up capital, authorized capital, fixed assets, reserve capital। So paid up capital, because paid up capital का जो amount होता है वो आपका वो अमाउंट होता है जो शेयर्स के थ्रू आपने इकट्ठा किया है। ऑथराइज कैपिटल तो आपका फिक्स्ड ही होता है, ये तो फिक्स्ड ही होता है, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। सो करेक्ट आंसर विल बी पेड अप। तो इन द डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इट इक्वल्स टू, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म कोई कर्जा है, तो उसमें क्या आपका, देखो डेब्ट इक्वल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट, गलत। शॉर्ट टर्म नहीं, डेब्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये आपका लोन्स एंड एडवांसेस आप दे रहे हैं इसको, ये आपका डेब्ट नहीं है। डेब्ट इक्वल लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस डिबेंचर्स, दिस इज डेब्ट। ये आपको रेशियो एनालिसिस में मिल जाएगा। ओके, देन वी हैव a mnemonic code consists of alphabets on abbreviations। So it is basically appendix, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं पीस। So there is the option can be a name, it can be a name, I'm not sure about it, like appendix होता तो और बेहतर होता। अमाउंट रिसीव बाय डोनेशन बाय एनपीओ अंडर विल ऑफ डिसीज पर्सन। अगर कोई डिसीज पर्सन मर जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एनपी नेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डोनेशन रिसीव होती है, तो हम कहते हैं लीगेसी। ओके, टोकन मेड, पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु वॉलंटरी अंडरटेक एज अ सर्विस व्हिच वुड नॉर्मली कमांड अ फी, दैट इज नोन एज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब ये होता है कोई भी इंसान को हम पैसा देते हैं जस्ट टू रेंडरिंग द सर्विसेज इन एनपीओ। ओके, सब्सक्रिप्शन आपका क्या होता है? ये रेगुलर पेमेंट होता है। कैपिटल रिसीव, काइंड ऑफ अमाउंट रिसीव थ्रू लाइक डोनेशंस और सम सॉर्ट ऑफ, दैट इज कैपिटल इन नेचर। लीगेसी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, द 40 क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, करंट रेशो का फॉर्मूला, जैसे कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
ओके, सो हम देखेंगे करंट एसेट्स कितनी, 8 लाख, इट्स करंट लायबिलिटीज 4 लाख, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स। अब देखो ये आपकी ट्रांजेक्शन हुई तो इससे क्या हुआ, इससे एसेट्स भी बढ़ी 1 लाख से, लाइबिलिटीज बढ़ी, तो आपकी जो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, वो 9 लाख हो जाएंगे। एंड आपकी लाइबिलिटीज बिकॉज ऑन क्रेडिट है, तो इससे आपका करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगी, तो वो आपकी बढ़ जाएगी 5 लाख से। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.8:1 ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ यस, ओके, दिस इज बिजनेस पार्ट, हियर वी हैव बिजनेस स्टडीज। सो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सो इसमें थोड़ा सा आपको देखो, जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी होगी वो इसको अच्छे से कर पाया भी होगा, बिकॉज जो इसमें क्वेश्चंस हैं थोड़े जो अटपटे से हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बाकी है सिंपल। लेट्स सी, which of the following is a psychological barrier मतलब जैसे कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग लैक ऑफ गिविंग नॉट गिविंग अटेंशन टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज़ का जैसे कि क्लास में हो, क्लास में कोई टीचर आपको समझा रहा है और आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, दैट इज नोन एज साइकोलॉजिकल बैरियर। सो इसमें क्या है कि आपका फॉल्ट ट्रांसलेशन नहीं, गेस्चर कोडिंग नहीं, एक्सप्रेस तो लैक ऑफ अटेंशन, इसका आंसर सही होने वाला है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये थोड़ा सा कटा हुआ है, बाकी मैं इनको बता देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आर दोज मार्केट जहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो फर्स्ट टाइम सेल होती हैं, फर्स्ट टाइम ट्रेड होती है, देन उसके बाद में सेकेंडरी मार्केट, फिर वही जो सिक्योरिटीज़ है वो ट्रेड होती रहती हैं, जैसे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं। ठीक, तो ये क्या है, compete with each other, ये एक दूसरे का कंपटीशन करते हैं, नहीं, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यस, दिस इज फंक्शन इंडिपेंडेंटली, नो, कंट्रोल ईच अदर, नो। सो ये आपका बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जब प्राइमरी मार्केट में आप शेयर इशू करेंगे तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, सब सेकेंडरी मार्केट में फिर वो सेल परचेज होगा। सो दिस शोज द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ मार्केट्स। So this is the question that is on the settlement cycle in NSE, तो इट इज़ T+2, मतलब ये जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया फिर ये 2 डेज लेगी उसको ट्रांजेक्शन को सेटल करने में, T+2। ओके, सो यहाँ पे है NSE रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ये देखो, ये जो NSE आई थी ये 1992 में आई थी, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड इन 1993, तो इसका आंसर 1993 है। ओके, now coming to the 45th question, that is estimated spending on major long term, so this is known as capital budget। कि आप कोई भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिंग करते हैं, जब हम कुछ भी खर्चा करते हैं और एस्टिमेटेड लगाते हैं कि हमारा खर्चा इतना होने वाला है, that is known as budget, and if we are spending on long term assets then it is known as capital budget। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है आपका, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुक में दोनों है, सो आंसर विल बी बोथ। आंसर क्या है, बोथ। अगर प्लानिंग की कहा जाए तो वो जैसे कि प्लानिंग जो फंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड लुकिंग है, बिकॉज आप उसमें प्लान करते हो आगे कौन कौन से स्टेप लोगे, लेकिन कंट्रोलिंग में क्या है, आपने जो प्लान कर लिया फिर उसको आप देख रहे हो, मेजर कर रहे हो, देन यू आर टेकिंग एक्शंस। सो दिस विल बी द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड looking। The next question we have 47, the process of converting messages into communication symbols known as encoding। देखो क्या है, मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल्स में आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। फिर इन सिंबल को वापस से जो रिसीवर है उसके पास रिसीव करते हैं तो वो करता है डिकोड, देन उसके बाद करता है वो फीडबैक। एंड मीडिया, इट इज अ मीडियम, सो द करेक्ट आंसर विल बी इनकोडिंग। क्या होगा, इनकोडिंग। Now we have mass, it is motivation theory which classifies needs of hierarchy order, that is Maslow, simple। grapevine grapevine क्या है, form communication, a way of communication, that is
बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लिबरलाइजेशन मतलब टू फ्री फ्री रेस्ट्रिक्शंस, इस तरह से लिबरलाइज करना, किसी को फ्रीडम देना। मैम इट विल बी द रिलेटेड इट विल रिलेटेड टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। ये जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स ट्रेडिंग with different countries across the nation, and privatization means giving control to the private sector. Liberalization means to reduce the government control and restriction in the trade. तो ये आपका एलपीजी में तो 1992 वाले रिफॉर्म्स है इन द पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह। ओके, सो दिस इज सिंपल वन। Now 51. Which of the following sorry which of the following is not a principle of management Taylor? So कौन सा है? So this is, देखो बेटा ये आपका, मुझे ऐसा लगा था बिकॉज टेलर ने बात कहीं, देखो ये तो है, ये भी है नॉट अ प्रिंसिपल। टेलर ने एक फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात कही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब देयर शुड बी अ फॉरमैन टू लुक आफ्टर द एम्प्लॉयज which can enhance the productivity, and apart from that ये आपका maximum not restricted output, maximum not restricted output. So this is one of the questions that is, you know, um, I think इसको क्लेम भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, यही सेम क्वेश्चन, एंड दैट इज फंक्शनल फॉर्मेंसिक, ये आपका नहीं है। मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट यहाँ पे ये इट रिलेटेड टू इंडिविजुअलिज्म, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, सो आंसर की में यही माना गया है, सो मार्क इट एज फंक्शनल फॉर्मेंसिक। Okay, then 52, which is not a mark indicating quality of different product. Egg mark, agricultural product. This mark, food processing, MRP, maximum retail price. This is not the mark which is indicating quality of different product. Okay. Then we have, what we have, correct order of marketing. Correct order of marketing, we have product, price, place, promotion. This is one. Which of the following investment not a investing decision? Investing decision कौन सा नहीं हो सकता? द कैश फ्लो पोजीशन ये होता है, क्योंकि जैसे जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पोजीशन होगी इन फ्लो ऑफ कैश, कितनी जल्दी आप कैश को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब चीज़ों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सेल्स को कितनी जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हैं इन कैश, तो आपका जितना ज़्यादा कैश का फ्लो होगा उतना बेहतर आप डिसीजन ले सकते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कितना चार्ज लगेगा, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगेगी, देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगेगा। तो दीज आर द थ्री थिंग्स which are which affect the investment decision, but shareholder preference do not affect the investment decision. So this will be the correct option. Correct. Okay. Now 55. If an investor wishes to buy a sale or security, he must provide a following document. So this is one simple PAN card चाहिए. Okay. Which of the mentioned curve starts from the origin? तो क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको करके देखते हैं। कोई कर्व है जो ओरिजिन से चलता है, फ्रॉम सर्टन रेंज रिमेन कॉनकेव, ये आपका कॉनकेव है, ठीक है, फ्रॉम द बिलो एंड देन बिकम कॉन्वेक्स, तो इस तरह से, इस तरह से शेप आपका एक तो टीसी का होता है, ठीक है, और एक आपका टीवीसी का, ठीक। सो टीवीसी का, ओके। एएफसी का बेटा कैसा होता है? एएफसी का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एबीसी का कैसा होता है? एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी का आपका यू शेप्ड होता है थोड़ा। एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब एसी, तो एसी का थोड़ा यू शेप होता है, एबीसी का, तो ये आपका इस तरह का है, ठीक। तो आपका ये इस तरह से होता है, ये है एसी, ये है एबीसी, ठीक है, ये आपका एएफसी है, एंड ये आपका टीसी एंड टीबीसी, ओके, सिंपल सिंपल वन। देन वी हैव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज यहाँ पे मेनी सेलर्स होते हैं, मतलब मेनी सेलर्स having a different product and there is a differentiation in the product. Like we can take an example of coca cola, cold drinks. तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, वही सेम प्रोडक्ट है, बस क्या है कि डिफरेंशिएशन इन द लेबलिंग एंड ब्रांडिंग. ओके. परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल होमोजेनियस है. ओलिगोपोली देयर आर टू फ्यू. मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर होता है, सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो उसके पास में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है. सो बी प्रिपेयर इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अगेन. नाउ दिस वन, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है. तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है करेक्ट कौन सा है. तो देखो बेटा, इसमें जी एन पी एम पी, जी डी पी एम पी, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन और डी. जो डी और एन है तो इसमें एन एफ आई ए है, यहाँ पे एन और डी है डोमेस्टिक में. ये एन एफ आई ए ये बेटा क्या है कि गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है. तो इनकरेक्ट लिखा हुआ तो ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा, ये भी आपका इनकरेक्ट है. फिर देखते हैं जी एन पी, बिकॉज हमें पता है नेशनल और डोमेस्टिक, जब हम नेशनल और डोमेस्टिक करते हैं तो ये आपका नेशनल नेशनल है. ओके, सॉरी, यहाँ पे नेशनल नेशनल एंड डोमेस्टिक में आपका होता है एन एफ आई ए का डिफरेंस. ठीक है. और ग्रॉस और नेट में होता है आपका डेप्रिशिएशन का. ठीक. देखते हैं. तो यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है. अगर नेट में डेप्रिशिएशन जुड़ जाता है तो ये जी बन जाता है. एन का एन है, पी का पी है, एम का ई. तो सी, ये वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ये आपका जी वी ए होता है, जी डी पी, जी डी पी होता है सर. ठीक है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था. देन 59, which law states that the consumer get maximum satisfaction of marginal utilities of all commodities and their price are equal. तो ये आपका क्या है कि जैसे कि एम यू एक्स, लेट्स सी यहाँ कर देते हैं, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, मतलब मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटीज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई. तो ये आपका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, और यही आपका क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी है. सो बी एंड सी, दिस वन इज करेक्ट वन. Then we have increase in demand because of decrease in price. मतलब quantities are increases ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है. जब क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही जस्ट ड्यू टू प्राइस, अगर क्वांटिटी में कोई भी चेंज आता है ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू पी, देन इट हैव इट कैन एक्सटेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, देन इज एक्सटेंशन. मतलब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, डिमांड ले लिया मैंने. ठीक है. यहाँ पे क्या है, प्राइसेस फॉल हुए, ये पहले प्राइसेस, अगर प्राइसेस फॉल हुए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे ये डी बढ़ गई, ये क्यू बढ़ गया, क्यू वन, ये क्यू, ये पी वन था, और पी जीरो, क्यू जीरो. जैसे फिर आई स्टडीज ऑफ पी वन तो क्यू वन बढ़ गया. दिस इज नोन एज एक्सटेंशन. ये जो यहाँ से पॉइंट है, दिस इज एक्सटेंशन पॉइंट. कॉन्ट्रैक्शन इसका उल्टा हो जाएगा. ओके. In which of the industry A R and M R curve are one and the same and parallel to x axis. तो ए आर कर्व एंड एम आर कर्व क्या होता है, सेम होता है. ऐसे ए आर इक्वल्स टू एम आर, और एम ए आर एम आर कर्व क्या है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. दिस, ये जो आपका होता है ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन में होता है. किसमें होता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन. दिस वन. मोनोपोली में कैसा होता है बेटा, मोनोपोली में आपका ये रहता है इस तरह से, ये आपका ए आर है, ए आर से नीचे की तरफ होता है एम आर. ठीक है. मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा ये यही होता है सेम, लेकिन फ्लैटर होता है. इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैटर होता है. नाउ 62, नॉट अ क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल. क्वालिटेटिव मेथड्स की बात होती है. तो क्वालिटेटिव मेथड्स में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सोशन होता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. तो ये वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट ये नहीं होता, ये आपका क्वांटिटिव हो जाता है, ये आपका क्वांटिटिव हो जाता है. तो ऑप्शन डी. यस. अब क्या है, द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी. रिसिप्ट की बात हो रही है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट.
देखो फिजिकल रिसिप्ट ऐसी कोई रिसिप्ट होती नहीं है, रिवर्स रिसिप्ट नो, गवर्नमेंट रिसिप्ट ऐसी कोई रिसिप्ट नहीं होती है, नहीं होती है। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट में ये बच्चे कंफ्यूजन व्हिच क्रिएट अ लायबिलिटी। बेटा रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं उसमें आपकी ऐसी रिसिप्ट होती है जो बोरोइंग्स को भी इंक्लूड करती है। बोरोइंग्स भी क्या है, दे आर क्रिएटिंग द लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। ओके, तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन सही लगा था, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। ओके 64, 64 को देखते हैं। अ परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो क्यू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन द प्राइस, देन इट विल बी ग्रेटर देन 1। The goods whose demand increases with the rise in consumer income and decreases the fall of income। मतलब जैसे कि इनकम बढ़ रही है, ठीक, तो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो क्या है इनकम और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कब होता है, कौन से टाइप ऑफ गुड्स में होता है, गिवन गुड्स में तो ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इंक्रीज हो रही है इनकम तो क्वांटिटी डिफरेंट गुड्स की कम हो जाती है, तो नेगेटिव होता है। प्रेस्टीज गुड्स में दीज आर हैविंग काइंड ऑफ प्रेस्टीज, तो इसमें तो ये फॉलो होगा नहीं। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स में भी आपका क्या होता है, सेम होता है। सो वी हैव इन, अगर हम आप इसको देखें तो these are the based on the price effect। The price effect constitute of substitution, substitution effect plus income effect। ये आपका थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन ये अभी के लिए इतना ही बहुत है कि what is the relation, what is the relationship between income and the demand। Okay, okay, so from here we are starting with the statistic। ये आपका statistic का portion है। ओके, सो वी माइट नॉट बी गेटिंग लेट, और बहुत जल्दी हम कवर भी कर रहे हैं धीमे धीमे। तो यहाँ से पढ़ते हैं 66। स्टैट्स के भी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए थे, इवन दो वो भी सारे क्लासेस में। ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी आप स्टैट्स, इकोनॉमिक और अकाउंट्स में हैं, ये सब बच्चों को स्टैट्स के मैंने एक दिन पहले ही क्वेश्चन कराए। मोस्ट ऑफ दी 4-5 क्वेश्चन उसमें से ही आए जो 2-4 चैप्टर में कराए थे। बाकी लेट्स सी, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्या है, नॉट अ लिमिटेशन, क्या है, नॉट अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, मतलब वो उसका फीचर होना चाहिए, ठीक है। होमोजेनियस स्टैटिस्टिकल डाटा, ये आपकी क्या है, लिमिटेशंस है। होमोजेनियस स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक, कि भाई ज़रूरी है कि जो डेटा है वो होमोजीनियस होना, हेट्रोजीनियस होगा तो स्टैटिस्टिक वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, तो ये आपकी लिमिटेशन होगी। एनालिसिस ऑफ डेटा, तो स्टैटिस्टिक्स तो एनालिसिस करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फीचर हो जाएगा, तो मेरे साथ। और तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। लिस्ट आगे देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ मीन्स, नो, नॉट, ये लिमिटेशन है। स्टैटिकल ऑलवेज ट्रू इन लॉन्ग रन, नो, इट इज नॉट, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सही हो। ओके, here we have so the following would you regard as a discrete variable। discrete variable, तो discrete variable में हम क्या कर सकते हैं, जो आपका discrete variable होगा, it will be showing some kind of qualities with we know कि जो आपका discrete variable, क्वेश्चन क्या है, which of the following would you regard as a discrete variable? height, weight, wages paid to workers, number of student in different class। So it will be number of student in different class, because
कि जो नंबर ऑफ देयर इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल काउंट्स, सो there is a variable, still a variable, like we can count that, like in first class we have 3 students or 2 students, in fifth class we have 10 students, so these are the discrete variables. और दी ये सब क्या है, तीनों ये वेरिएबल्स हैं, and this one is a discrete variable. Okay, then 68 question, which of the following not a mode of डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का कौन सा मोड नहीं, पर्सनल इंटरव्यूज, ये इससे डाटा कलेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चनराइज आपका होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ना कि कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन है, क्या बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. एंड वी हैव डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा कौन इकट्ठा करता है, आप फेस टू फेस, आप फिजिकल डायरेक्ट जाते हैं और जो भी डेटा आपको चाहिए होता है तो आप उसको रेस्पोंडेंट से लेते हैं, तो दीज आर डन बाय द इन्वेस्टिगेटर और दिस इज नोन एज प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा, जब आप कहीं दूसरे सोर्स से उठा के फिर उस पर अपना जो भी टेस्ट रन करते हैं या रिसर्च करते हैं वो सेकेंडरी डेटा. रैंडम डेटा, yes, is irrelevant. Okay. And this question, 70 question. A survey which include every element of the population, every element, which include every element of the population, is known as, देखो, सारे एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें इंक्लूड होते हैं उस सर्वे को हम कहते हैं सेंसस. क्या कहते हैं, सेंसस. सेंसस बेटा एक आपका प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एवरी, जो पॉपुलेशन हम जिस पे स्टडी कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट्स को हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं सैम्पल्स में. पायलट टेस्टिंग क्या होती है, आप कोई भी मेथड जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप टेस्ट करते हैं ऑन अ स्मॉल ग्रुप, दैट इज नोन एज पायलट टेस्टिंग. और रैंडम नॉन रैंडम ये आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं. हाँ, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं. सैम्पलिंग टेक्निक, रैंडम नॉन रैंडम, इनके ऊपर भी क्वेश्चन ये आते हैं कि यहाँ पे क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग में, यहाँ पे इक्वल चांसेस मिलते हैं हर एक को सेलेक्ट होने के, प्रोबेबिलिटी सबकी होती है इक्वल. नॉन रैंडम में नहीं होती, वहाँ अपने मन मर्जी से हम करते हैं. यहाँ पे हमारे पास में मेथड्स होते हैं लाइक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पे हमारे पास और मेथड्स होते हैं जैसे कि कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, तो ये नॉन रैंडम, ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप गेट इट डन. इट इज़ डिफिकल्ट टू मिनिमाइज इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैम्पल, अगर लार्ज सैम्पल से भी आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, मतलब डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे सैम्पलिंग, ऐसा क्या कौन सी है इसमें से हम देखेंगे तो इट विल बी नॉन सैम्पलिंग एरर्स. क्योंकि सैम्पलिंग एरर्स बेटा वो एरर्स होती हैं जब हम, जैसे कि 1000 पॉपुलेशन है, 1000 सैम्पल्स हैं, ठीक है, हम इन सैम्पल्स में से 100 सैम्पल्स को ले रहे हैं और उसके बेसिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, एरर आ सकती है, क्योंकि हमने 1000 सैम्पल किए हैं 1 लाख पॉपुलेशन को, तो ये माइट भी जो 100 सैम्पल्स हैं वो ट्रू रिप्रेजेंट ना करे पॉपुलेशन को, तो ये एरर अकर कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग. इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 500, शायद फिर कर दें, नहीं 500 नहीं कर तो 1000 के 1000 ले लेते हैं, तो इससे रिड्यूस हो सकते हैं जब. लेकिन नॉन सैम्पलिंग जो एरर होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सी होती है, जैसे कि हम डेटा इकट्ठा करते हैं तब हम मेथड्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन आई कैसे बना रहे हैं, कौन से डेटा ले रहे हैं, तो ये जब अगर होती है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाती है मिनिमाइज़, क्योंकि फिर से आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, विल वेस्ट योर टाइम एज वेल एज money. So non-sampling errors. Okay. When classification is done on the basis of place is called, that is known as spatial temporal upper time period. Um, the frequency two variables and bivariate. More than two है, more than two ये आपका है more than two, multivariate. Univariate में one variable. Okay. A list of all units
इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अगर इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, मतलब ये आपकी कोई पॉपुलेशन है एंड देन यहाँ पे आपने यूनिट्स ले रखी हैं, ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स दैट इज नोन एज सैम्पलिंग फ्रेम, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, दैट्स one. Now we have sampling frame, that's one. Yes. The 75 question. यहाँ पे क्या है, the algebraic sum of deviation of a set of n values from arithmetic mean। अगर बेटा कोई भी आप डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, जैसे कि x माइनस एक्स बार, ठीक है, इसमें से ये कोई x क्या है आपके पास में, कोई भी वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप x माइनस एक्स बार जैसे हम कहते हैं dx, क्या करते हैं dx, तो ये डेविएशन फ्रॉम मीन है। अगर जैसे कि हम यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं कोई भी वैल्यूज 2 3 4 5, ठीक है, इनमें से हम मीन, इनके मीन को माइनस करते हैं, तो ये जो डेविएशंस आएंगे, ये जो डेविएशंस आएंगे इनके सम, इनका जो सम होगा, सम ऑफ dx, ये आपका क्या होगा, ये आपका हमेशा 0 होगा। तो यही आपकी इक्वालिटी है अर्थमेटिक मीन की। इफ deviation taken from arithmetic mean, then sum of deviation is always equals to 0। ये भी क्वेश्चन कल डे बिफोर यस्टरडे कराया था बच्चों को, एज इट इज आ गया। Then we have ogive is called, ogive is called a cumulative frequency curve, cumulative frequency curve because it is less than more than ogive, okay, less than ogive more than ogive, तो ये आपका इस तरह से बनता है, लेस देन ogive मोर देन ogive, आपका इस तरह से बनते जाता है, ठीक, ये आपका डी। The mean of six numbers, six number 30, if one is excluded the mean is remaining number is 29, the number excluded। अब इसको आप देख लो कि जब आपका 6 नंबर का मीन कितना है 30 है, तो सम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 180, ठीक है, ये हो गया 180। कितने डिजिट्स का है सम ऑफ, जैसे कि मैं निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ इसको, 30 इक्वल्स टू सम ऑफ x अपॉन 6, तो सम ऑफ x कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अगर इस 180 में से आप क्या करते हैं, एक नंबर एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस एक्स कर देते हैं, डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो ये आपका हो जाता है 29। तो आप देख लो 29, 9 5 जो 45, 5 2 जो 10, 10 और 14, 10 और 4 14, 145 आ गई, ठीक है। तो आप इसको x की वैल्यू आपको चाहिए तो x को इधर ले आओ, x इक्वल्स टू 180 माइनस 145, ये आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी 35, ओके। देन वी हैव, यस, दिस इज द क्वेश्चन, ये भी आप कल ही कराया था बच्चे को। तो रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोनिक मीन, ए एम, अर्थमेटिक मीन एंड जी एम। सो इसका जो रिलेशन होता है वो आपका होता है जी एम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एम, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। दिस वन द 79, ये भी कर लिखा रहा था बच्चे को। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, ये आपका मैथमेटिकल एवरेज, मोड आपका मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, ओके। And this one is a reasoning part, okay, this is all about economic accounts and stats, okay। अगर ये रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग भी काफ़ी सिंपल थी बच्चों, बच्चे बोल भी रहे थे कि बहुत सिंपल थी, वी हैव अटेम्प्टेड 10 out of 10, so hope so you might be having or have also done the same। तो हमारा अभी तो जो था 45 का मिनट का हमने टारगेट लिया था कि इसमें हम तीनों
सब्जेक्टिव पार्ट्स कर लेंगे. So for the next we will upload, or I will be uploading a second part of this solution. Okay, बाकी आपको कोई भी डाउट हो let me know.